अस्सलामु अलैकुम नाजरीन आलम ने लड़कियों से अपनी ज़बान में कहा, खुदा यसू मसीह ने मौजज़ा दिखाया था। इससे ज़ाहिर होता है कि उसे हमारे साथ प्यार है और उसे हमारी फतह मंजूर है। यह सच्चे मज़हब की निशानी है। सलाहुद्दीन अयूबी और अली बिन सुफियान जैसे दानवों को खुदा ने अक्ल का ऐसा अंधा किया है कि इंतहाई ख़तरनाक राज हमारे कानों में डालकर हमें रिहा कर दिया है। हम अपनी फ़ौज को उनका सारा मंसूबा सुनाएंगे और हमारी फ़ौज अयूबी को सहरा में घेर कर ख़त्म कर देगी। उसे करक तक पहुंचने की मोहलत ही नहीं मिलेगी। मुझे उम्मीद है कि हमारे कमांडर जंग को हमले तक महदूद नहीं रखेंगे। वो मिस्र पर ज़रूर चढ़ाई करेंगे। मिस्र फ़ौजों से खाली होगा। यह फतह बड़ी आसान होगी। आप आलिम हैं, तजर्बाकार हैं, एक लड़की ने कहा। मगर आप जिसे मौजज़ा कह रहे हैं वो मुझे एक ख़तरा दिखाई दे रहा है। ख़तरा ये 4 मुहाफ़िज़ हैं। कहीं आगे जाकर ये हमें कत्ल करके वापस चले जाएंगे। सलाहुद्दीन अयूबी ने हमारे साथ मजाक किया है। जलाद के हवाले करने की बजाय हमें इनके हवाले कर दिया है। ये हमें जी भर के ख़राब करेंगे और कत्ल कर देंगे और हम निहत्थे हैं। आलम ने यूं कहा जैसे उसके जहन से खुश फहमियाँ निकल गई हों। उसने कहा, तुमने जो कहा है वो दुरुस्त हो सकता है। कोई हुक्मरान अपने दुश्मन के जासूसों को बख्श नहीं सकता और मुसलमान इस कदर जिन्स परस्त हैं कि तुम जैसी हसीन लड़कियों को छोड़ नहीं सकते। हमें रातों को चौकन्ना रहना पड़ेगा। दूसरी लड़की ने कहा, रात को ये सो जाएं तो इन्हें इन्हीं के हथियारों से ख़त्म कर दिया जाए। ज़रा हिम्मत की ज़रूरत है। हमें ये हिम्मत करनी पड़ेगी। आलम ने कहा, यह काम आज ही रात हो जाए तो अच्छा है। सुबह तक हम बहुत दूर निकल जाएंगे। 2 मुहाफ़िज़ आगे और 2 पीछे अपनी गपशप लगाते चले जा रहे थे। उनके अंदाज से ज़ाहिर होता था जैसे उन्हें मालूम ही नहीं कि 2 इतनी दिलकश लड़कियां उनकी तहवील में हैं। सूरज गरूब हो रहा था। एक ने आलम से कहा कि हम अभी रुकेंगे नहीं, रात का पहला पैर चलते गुजारेंगे। वो चलते गए और सहरा की रात तारीख होती गई। आलम और लड़कियां ऊँटों को करीब करके मुआवजों के कत्ल का मंसूबा बना रही थीं। बहुत देर बाद एक सरसब्ज़ जगह आ गई। मुहाफ़िज़ रुक गए और वहीं पड़ाव किया। उन्होंने देखा कि 3 मुहाफ़िज़ लेट गए थे और एक टहल रहा था। आलम लड़कियों के साथ मुहावजों से कुछ दूर लेटा रहा। इन तीनों की नज़रें मुहावजों पर थीं। वो चौथे मुहाफ़िज़ को देखते रहे। वो पड़ाव के इर्द गिर्द टहलता रहा। एक खटका सा हुआ। वो दौड़कर उधर गया और अच्छी तरह देखभाल करके आ गया। तकरीबन 2 घंटे गुजर गए। उसने अपने एक और साथी को जगाया और खुद उसकी जगह लेट गया। जो जगह था वो पड़ाव के इर्द गिर्द टहलने लगा। कभी जानवरों के पास जाकर उन्हें देखता और कभी सोए हुए इंसानों को देखता। आलम ने लड़कियों से कहा, हम कामयाब नहीं हो सकेंगे। ये कम वक्त पहरा दे रहे हैं। जो होगा होकर रहेगा, तुम सो जाओ। रात गुजर गई। सुबह भी धुंधली थी जब मुहावजों ने उन्हें जगाया और रवाना होने के लिए कहा। थोड़ी देर बाद वो फिर उसी तरतीब में चले जा रहे थे जिसमें एक रोज़ पहले थे। 3 ऊँट पहलू ब पहलू, 2 मुहाफ़िज़ आगे और 2 ऊँटों के पीछे। वो एक बार फिर लड़कियों से ला ताल्लुक़ हो गए। उन्होंने कोई ऐसी बात भी नहीं की थी जिससे शक होता है कि ये लोग बाश या बदमाश हैं। सूरज उभरता आया। फिर यह काफिला टीलों के इलाके में दाखिल हो गया। मट्टी और रेत की पहाड़ियाँ मुनहनी सी दीवारों की तरह खड़ी थीं। उनमें गलियाँ सी थीं और उन पर पहाड़ियों का साया था। लड़कियाँ डरने लगीं। डर उनके चेहरे से ज़ाहिर हो रहा था। उनकी निगाह में यह जगह जुर्म और कत्ल वगैरह के लिए मौजूद थी। मगर मुहाफ़िज़ उनकी तरफ देख नहीं रहे थे। इनसे कहो कि हमारे साथ बातें करें, एक लड़की ने आलम से कहा। इनकी खामोशी और लाताल्की मुझे डरा रही है। इन्हें कहो कि हमें मरना चाहते हो तो फौरन मार दें। मैं मौत का इंतज़ार नहीं कर सकती। आलम खामोश था। वो लड़कियों की कोई मदद नहीं कर सकता था। वो तीनों इन मुहावजों के रहमो करम पर थे। सूरज सर पर आ गया तो वो इन टीलों के अंदर ऐसी जगह रुक गए जहाँ रेत के सिलों वाले टीले थे और ऊपर जाकर आगे को झुके हुए थे। उनके साय में उन्होंने क़याम किया। खाने के दौरान आलम ने मुहावजों से पूछा, तुम लोग हमारे साथ बातें क्यों नहीं करते? जो बातें हमारे फ़र्ज़ में शामिल नहीं वो हम नहीं किया करते। मुआवज़ों के कमांडर ने जवाब दिया और पूछा कि अगर तुम लोग कोई ख़ास बात करना चाहते हो तो हम सुनेंगे और जवाब देंगे। क्या तुम्हें मालूम है कि हम कौन हैं? आलम ने पूछा। तुम तीनों जासूस हो। मुहाफ़िज़ ने जवाब दिया। ये लड़कियां बदकार हैं। ये उन आदमियों के इस्तेमाल के लिए हैं जिन्हें तुम लोग हमारे खिलाफ इस्तेमाल करना चाहते हो। अमीर मिस्र, अल्लाह ताला उसके नेक इरादों में बरकत दे, न तुम्हें मालूम नहीं क्यों बख्श दिया है। हमें हुक्म मिला है कि तुम्हें कला शोबक में छोड़ें। तुम अमानत हो। तुमने ये बात मुझसे क्यों पूछी है? तुम्हारे साथ बातें करने को जी चाह रहा था। आलम ने जवाब दिया।
اتنا لمبا سفر اصلاح تعلقی اور بیگانگی سے بڑا کٹھن ہو رہا ہے، ہمارے ساتھ باتیں کرتے چلو، ہم سفر ہیں، محافظ نے کہا، لیکن ہماری منزلیں جدا ہیں، 2 روز بعد ہم جدا ہو جائیں گے۔ عالم جاسوس نے جیسے محافظ کا جواب ہی نہ سنا ہو، اس کی آنکھیں دور کسی چیز کو دیکھ رہی تھیں۔ وہ صحرا سے اچھی طرح واقف تھا، صحرا کے خطروں سے واقف تھا، اس کی آنکھیں حیرت اور غالباً ڈر سے پھٹی جا رہی تھیں۔ محافظ نے اس طرف دیکھا جس طرف عالم دیکھ رہا تھا، محافظ کی بھی آنکھیں کھل گئیں۔ کوئی 200 گز دور ایک بلند جگہ پر 2 اونٹ کھڑے تھے، ان پر 2 آدمی سوار تھے جن کے چہروں اور سروں پر پگڑیاں لپٹی ہوئی تھیں۔ اونٹوں کی ٹانگیں نظر نہیں آ رہی تھیں، وہ بلندی کے پیچھے تھے۔ سوار خاموشی سے کھڑے محافظوں اور جاسوسوں کے قافلے کو دیکھ رہے تھے، ان کا انداز اور لباس بتا رہا تھا کہ وہ کون ہیں۔ جانتے ہو یہ کون ہیں؟ محافظوں کے کمانڈر نے عالم سے پوچھا۔ صحرائی ڈاکو، عالم نے جواب دیا۔ معلوم نہیں کتنے ہوں گے، دیکھا جائے گا، محافظ نے کہا۔ اس نے اٹھتے ہوئے اپنے ایک ساتھی سے کہا، میرے ساتھ ہو۔ وہ دونوں گھوڑوں پر سوار ہو کر ڈاکوؤں کی طرف چلے گئے، ان کے پاس تلواروں کے علاوہ برچیاں بھی تھیں۔ انہیں اپنی طرف آتا دیکھ کر شتر سوار بلندی کے پیچھے غائب ہو گئے۔ 2 محافظ جو پیچھے رہ گئے تھے قریب کے ٹیلے پر چڑھ گئے۔ عالم نے لڑکیوں سے کہا، میرا خیال ہے کہ تمہارا خدشہ صحیح ثابت ہو رہا ہے، یہ ڈاکو نہیں، یہ صلاح الدین ایوبی کے بھیجے ہوئے آدمی معلوم ہوتے ہیں، ورنہ یہ محافظ اتنی دلیری سے ان کی طرف چلے نہ جاتے۔ ایوبی تم دونوں کو بہت زیادہ ذلیل کرانا چاہتا ہے، میرے لیے تو موت لکھی ہوئی ہے، تمہیں بڑی خوفناک سزا دی جائے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم آزاد نہیں، ایک لڑکی نے کہا، ہم ابھی تک قیدی ہیں، یہی معلوم ہوتا ہے، دوسری لڑکی نے کہا۔ دونوں محافظ واپس آ گئے تھے، ان کے ساتھی اور جاسوس ان کے گرد جمع ہو گئے۔ محافظ کے کمانڈر جس کا نام حدید تھا انہیں بتانے لگا کہ وہ صحرائی قزاق ہیں، ہم ان سے مل آئے ہیں، انہوں نے مجھے کہا ہے کہ تم فوج کی آدمی اور مسلمان معلوم ہوتے ہو، لیکن یہ لڑکیاں مسلمان نہیں، یہ دونوں لڑکیاں ہمارے حوالے کر دو، ہم تمہیں پریشان نہیں کریں گے۔ میں نے انہیں کہا کہ یہ لڑکیاں کسی بھی مذہب کی ہوں، ہمارے پاس امانت ہیں، ہم جیتے جی تمہارے حوالے نہیں کریں گے۔ وہ مجھے سمجھانے کی کوشش کرتے رہے کہ ہم اپنی جانیں ضائع نہ کریں۔ میں انہیں کہہ آیا ہوں کہ پہلے ہماری جانیں ضائع کرو، پھر لڑکیوں کو لے جانا۔ اس نے عالم اور لڑکیوں سے پوچھا، تم کوئی ہتھیار استعمال کر سکتے ہو؟ ان لڑکیوں کو ہر ایک ہتھیار چلانے کی تربیت دی گئی ہے۔ عالم نے کہا، تمہارے پاس برچیاں ہیں، تلواریں بھی ہیں اور تیر کمان بھی ہیں، ان میں سے ایک ایک ہتھیار ہمیں دے دو۔ ابھی نہیں، حدید نے سوچ کر کہا، میں قبل از وقت تمہیں ہتھیار نہیں دے سکتا، اگر ڈاکوؤں سے ٹکر ہو گئی تو اس وقت دے دوں گا۔ ہمیں اس علاقے سے فوراً نکل جانا چاہیے، ان سے گھوڑوں اور اونٹوں پر لڑائی ہو گئی تو یہ علاقہ موزوں نہیں، گھوڑے گھما پھرا کر لڑنے کے لیے جگہ خراب ہے۔ وہ فوراً وہاں سے چل پڑے۔ محافظوں نے کمانیں ہاتھ میں لے لیں اور ترکش کھول لیے۔ حدید آگے تھا، اسے اس کے ساتھی نے کہا، ان جاسوسوں کو ہتھیار دینا ٹھیک نہیں، آخر ہمارے دشمن ہیں، ہو سکتا ہے کہ ڈاکوؤں کے ساتھ مل کر ہمیں مار ڈالیں۔ عالم لڑکیوں سے کہہ رہا تھا، ان لوگوں کی نیت ٹھیک نہیں، انہوں نے ہمیں ہتھیار دینے سے انکار کر دیا ہے، ڈاکو ان کے اپنے آدمی ہیں، یہ تم دونوں کو ان کے حوالے کر دیں گے اور مجھے مروا دیں گے۔ دونوں کو ایک دوسرے پر بھروسہ نہیں تھا اور دونوں پر ڈاکوؤں کا ڈر سوار ہو گیا تھا۔ حدید نے اپنے محافظوں سے کہہ دیا تھا کہ کوئی نقاب پوش نظر آئے تو مجھے بتائے بغیر اس پر تیر چلا دو، ان کے ساتھ ضرور ٹکر ہوگی، دیکھنا یہ ہے کہ کب ہوگی اور کہاں ہوگی۔ وہ تیز رفتاری سے چلتے گئے، گھوڑوں اور اونٹوں کو آرام، چارہ اور پانی ملتا رہا، اس لیے تھکن کا ان پر کوئی اثر نہیں تھا۔ ٹیلوں کا علاقہ بہت دور چلا گیا تھا، کئی جگہوں پر قافلہ اونچے ٹیلوں کے درمیان آ جاتا تھا۔ حدید کو ڈر یہ تھا کہ ڈاکو اوپر سے تیر نہ برسا دیں۔ اس نے گھوڑوں کو ایڑ لگانے کو کہا اور جاسوسوں سے کہا کہ وہ بھی اونٹوں کو گھوڑوں کی رفتار پر کر لیں اور اوپر کو دیکھتے رہیں۔ وہ اس علاقے سے نکل گئے، کوئی ڈاکو نظر نہیں آیا۔ سورج نیچے جانے لگا تھا، ایک بار 2 اونٹ اسی سمت پر جاتے نظر آئے جدھر یہ قافلہ چلتا رہا۔ راستے میں ایک جگہ پانی مل گیا، انہوں نے جانوروں کو پانی پلایا، خود بھی پیا اور چل پڑے۔ سورج نیچے جاتا رہا اور افق کے پیچھے چلا گیا۔ شام تاریک ہوئی تو حدید نے قافلے کو روک لیا، کہنے لگا کہ یہ جگہ لڑائی کے لیے اچھی ہے کیونکہ ارد گرد کوئی رکاوٹ نہیں۔ اس نے گھوڑوں کی زینیں کھولی نہیں تاکہ ضرورت کے وقت گھوڑے تیار ملیں۔ اونٹوں کو بٹھا دیا گیا۔ کھانا کھا کر حدید نے لڑکیوں سے کہا کہ وہ ہوشیار رہیں، محافظوں سے کہا کہ وہ کمانیں تیار رکھیں، سوئے نہیں لیٹے رہیں۔ اسے یقین تھا کہ رات کو حملہ ضرور ہوگا۔ رات آدھی گزر گئی تھی، صحرا پرسکون اور خاموش رہا، پھر اچانک ان کے گرد سیاہ بھوتوں جیسے بڑے بڑے سائے دوڑنے لگے۔
ऊँटों के कदमों की धमक सुनाई दे रही थी और ज़मीन हिल रही थी। ऊँटों की तादाद 10 से ज़्यादा मालूम होती थी। उन पर एक एक सवार था। वो मुहावजों वगैरह को दहशतज़दा करने के लिए उनके इर्द गिर्द ऊँटों को दौड़ा रहे थे। 3 चक्कर पूरे करके एक ने ललकारा, लड़कियां हमारे हवाले कर दो, तुमसे कुछ और लिए बगैर हम चले जाएंगे। इसके जवाब में हदीद ने लेटे लेटे पहला तीर चलाया। जिसे तीर लगा उसकी बड़ी जोर की आवाज़ सुनाई दी। दूसरे मुहावजों ने भी लेटे लेटे एक एक तीर चलाया। 2 ऊँट बिल बिलाकर बोले और बेकाबू हो गए। हदीद ने लड़कियों से कहा कि भागना नहीं, हमारे साथ रहना। शतुर सवारों में से किसी ने कहा कि टूट पड़ो, किसी को जिंदा ना छोड़ो, लड़कियों को उठा लो। सहरा की रात इतनी शफाफ होती है कि चांदनी ना हो तो भी कुछ दूर तक नजर आ जाता है। शतुर सवार ऊँटों से कूदे, फिर तलवारें और बर्चियां टकराने का और दोनों फरीकों के ललकार का शोर रात का जिगर चाक करने लगा। किसी को एक दूसरे का होश ना रहा। हदीद और मुहावजों ने लड़कियों को इस तरह अपने दरमियान कर लिया था कि मुहावजों की पीठें लड़कियों की तरफ थीं। लड़कियों ने कई बार कहा कि हमें भी कुछ दो। हदीद ने कहा कि मेरी तलवार निकाल लो। वो खुद बर्ची से लड़ रहा था। एक लड़की ने उसके नियम से तलवार निकाल ली और दोनों मुहावजों के दरमियान से निकल गई। हदीद ने उसे कहा कि हमसे जुदा ना होना लड़की। डाकुओं का ज्यादा हल्ला लड़कियों पर था। आलम की कोई आवाज़ सुनाई ना दी। ये मार्का बहुत देर लड़ा जाता रहा। आदमी बिखरते चले गए। मुहाफिज एक दूसरे को पुकारते रहे, फिर उनकी पुकार खत्म हो गई। मार्के का शोर भी कम होता गया। हदीद ने अपने साथियों को पुकारा, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिल रहा था। उसे एक लड़की की आवाज़ सुनाई दी। वो उसे पुकार रही थी। इसके साथ ही एक घोड़े के सर पर दौड़ने की आवाज़ सुनाई दी। हदीद समझ गया कि कोई डाकू एक लड़की को ऊँट की बजाय किसी मुहाफिज के घोड़े पर डालकर ले गया है। वो दौड़कर एक घोड़े तक पहुंचा। जहन कसी हुई थी। वो घोड़े पर सवार हुआ और भागने वाले घोड़े की आवाज़ पर ताक़ुब में गया। दूसरी लड़की के मुतालिक उसे मालूम नहीं था कि कहाँ है। उसने घोड़े को एड़ लगाई। सहरा में कोई रुकावट, कोई नदी नाला नहीं था। घोड़ा हवा से बातें करने लगा। अगला घोड़ा भी अच्छी नस्ल का था। फर्क यह कि उस घोड़े पर 2 सवार थे। कोई 1 मील बाद हदीद को अगले घोड़े का साया नजर आने लगा। उसने ताक़ुब जारी रखा। फासला कम हो रहा था। हदीद ने महसूस किया कि उसके पीछे भी एक घोड़ा आ रहा है, जिसका सवार मुहाफिज भी हो सकता था और डाकू भी। उसने घूम कर देखा, पिछला घोड़ा करीब आ गया था। हदीद ने पुकारा कि कौन हो। उसे जवाब न मिला। उसने ताक़ुब जारी रखा और घोड़े को और ज्यादा तेज करने की कोशिश करने लगा। अगला घोड़ा सीधा जा रहा था। उसकी बाग शायद लड़की के हाथ में आ गई थी, क्योंकि हदीद देख रहा था कि वो घोड़ा दाएं बाएं हो रहा था और उसकी रफ्तार भी घटती जा रही थी। वो उस तक पहुंच गया। उसके पास बर्छी थी। उसने अगले सवार को पहलू पर जाकर बर्छी का वार किया, लेकिन वो घोड़ा एक तरफ हो गया। सवार तो बच गया, बर्छी घोड़े को लगी। हदीद ने घोड़ा रोका और घुमाया। दूसरा सवार भी घोड़े को घुमाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन लड़की जो उसके आगे बैठी थी बागें इधर उधर करके घोड़े का रुख सही नहीं होने देती थी। हदीद ने लड़की को पुकारा तो लड़की और ज्यादा दिलेर हो गई। सवार लड़की को साथ लिए घोड़े से उतर आया और उसने अपने घोड़े को ढाल बना लिया। हदीद अपने घोड़े को घुमा घुमा कर लाता, मगर जिधर से भी वार करने आता डाकू लड़की को साथ लिए अपने घोड़े की ओट में हो जाता था। आखिर हदीद घोड़े से उतर आया। इतने में दूसरा सवार भी आ गया। वो मुहाफिज नहीं, डाकू था। वो भी घोड़े से उतर आया। हदीद ने उन्हें ललकारा, लड़की को नहीं ले जा सकोगे। हदीद ने लड़की को पुकार कर कहा, तुम घोड़े पर बैठो और शोभा की तरफ निकल जाओ। मैं इन दोनों को तुम्हारे पीछे नहीं आने दूंगा। मगर लड़की वहीं खड़ी रही। हदीद ने दोनों का खूब मुकाबला किया। डाकुओं ने उसे बार बार कहा कि एक लड़की के लिए अपनी जान मत गिनवाओ। हदीद ने हर बार यही जवाब दिया, पहले मेरी जान लो फिर लड़की को ले जाना। और उसने कई बार लड़की से कहा, तुम यहाँ खड़ी क्यों हो, भागो यहाँ से। आखिर लड़की ने कहा, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। हदीद जख्मी होने लगा। उसने एक बार फिर लड़की से कहा कि मैं जख्मी हो गया हूँ, मेरे मरने से पहले निकल जाओ। एक डाकू लड़की की तरफ घूमा। हदीद को मौका मिल गया। उसने बर्छी उसके पहलू में उतार दी, लेकिन उस वक्त दूसरे डाकू की तलवार उसके कंधे पर लगी। लड़की ने एक डाकू को गिरते देख लिया था। उसने दौड़कर उसकी तलवार ले ली और पीछे से आकर दूसरे डाकू की पीठ में बर्छी की तरह उतार दी। वो संभलने लगा तो आगे से हदीद की बर्छी उसके सीने में उतर गई। वो डाकू भी खत्म हो गया, मगर इसके साथ हदीद भी खड़ा रहने के काबिल न रहा। लड़की ने उसे सहारा दिया तो उसने कहा, तुम ठीक हो ना, मुझे छोड़ दो। घोड़े पर बैठो और फौरन शोभक को रवाना हो जाओ। अल्लाह तुम्हें खैरियत से पहुंचा देगा। शोभक दूर नहीं, अपने साथियों की तरफ ना जाना, वहां शायद कोई जिंदा नहीं होगा।
जख्म कहाँ है? लड़की ने उसे पूछा। मुझे मरने दो लड़की। हदीद ने कहा, तुम निकल जाओ, खुदा के लिए मेरा फ़र्ज तुम खुद ही पूरा कर दो, कहीं ऐसा ना हो कि कोई और कज़ा की तरह निकले। लड़की की गलत फहमी और शकूक रफा हो चुके थे। वो समझ गई थी कि इस शख्स ने उसकी खातिर जान खतरे में डाली है। उसने उसे अकेला छोड़ने से साफ इनकार कर दिया। दौड़ कर गई, घोड़े की जैन के साथ बंधी हुई पानी की छागल खोल ली और हदीद के मुंह के साथ लगा दी। उसे पानी पिलाकर छागल घोड़े के साथ बांध दी और उससे पूछने लगी कि उसके जख्म कहाँ हैं। हदीद ने उसे जख्म बताए तो उसने अपने कपड़े फाड़े और कुछ टुकड़े हदीद के लिबास से फाड़े। उन्हें पानी में भिगोकर उसने हदीद के जख्मों पर बांध दिया। उसे इस काम की ट्रेनिंग दी गई थी। उसने हदीद को सहारा देकर उठाया और घोड़े तक ले गई। बड़ी मुश्किल से उसे घोड़े पर बिठाया। 2 घोड़ों की बागें एक घोड़े की जैन के पीछे बांध दी और खुद हदीद के पीछे सवार हो गई। शोभा की सिमत बता सकते हो? लड़की ने पूछा। हदीद ने आसमान की तरफ देखा, सितारे देखे और एक तरफ इशारा करके कहा, इस रुख को चलो। फिर उसने लड़की से कहा कि मैं शायद जिंदा नहीं रह सकूंगा, खून निकल रहा है, जहाँ कहीं मेरी जान निकल जाए मुझे वहीं दफन कर देना, और अगर तुम्हें मेरी नीयत पर कोई शुबा था तो वो दिल से निकाल कर मुझे बख्श देना। मैंने अमानत में खियानत नहीं की। खुदा तुम्हें जिंदा और सलामत अपने ठिकाने पर पहुंचा दे। घोड़ा चला जा रहा था और रात गुजरती जा रही थी। सुबह तलू हुई तो हदीद बेहोशी की हालत में था और अपने आप को होश में रखने की सर तोड़ कोशिश कर रहा था। उसका खून रुक गया था, लेकिन ज्यादातर खून बह जाने से उसका जिस्म बेजान हो गया था। लड़की ने उसे छोटे से नखलिस्तान में उतारा, उसे पानी पिलाया। घोड़ों के साथ कुछ खाने की चीजें बंधी हुई थीं, वो हदीद को खिलाई। इससे उसका दिमाग साफ होने लगा। उसे पहला ख्याल यह आया कि वो इस लड़की का मुहाफिज था, अब इसका कैदी है। लड़की ने उसे लिटा दिया। वो रात भर घोड़े पर सवार रहे थे। कुछ देर के आराम से हदीद का जिस्म ठिकाने आ गया। उसने लड़की से कहा, शोबक दूर नहीं, शायद 1 दिन की मुसाफत है, तुम एक घोड़ा लो और उसे भगाती ले जाओ, जल्दी पहुंच जाओगी, मैं वापस चला जाऊंगा, तुम जिंदा वापस नहीं पहुंच सकोगे। लड़की ने कहा, अगर यहीं से वापस जाना है तो मुझे साथ ले चलो, तुमने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी, मैं मर्द हूँ। हदीद ने कहा, मेरा दिल नहीं मान रहा कि एक लड़की मेरी हिफाजत करे, इससे बेहतर है कि मैं मर जाऊं। मैं उन मामूली सी लड़कियों में से नहीं हूँ जो घरों में पड़ी रहती हैं। लड़की ने कहा, मुझे एक फौजी मर्द समझो, मैं शोबक तक पैदल पहुंच सकती हूँ, मैं तुम्हारे जज्बे की कदर करता हूँ। हदीद ने कहा, डाकू हम दोनों को कितना करीब ले आए हैं, मगर हम एक दूसरे के दुश्मन हैं। तुम मेरे मुल्क की बुनियादें हिलाने की कोशिश कर रही हो और एक दिन मैं तुम्हारे मुल्क पर हमला करने आऊँगा, लेकिन इस वक्त मेरी दोस्ती कबूल कर लो। लड़की ने कहा, दुश्मनी की बातें उस वक्त सोचेंगे जब तुम तंदुरुस्त होकर अपने मुल्क चले जाओगे। उसने हदीद को उठाया। हदीद अब उठ सकता था। वो उठा और आहिस्ता आहिस्ता चलता घोड़े तक पहुंच गया। लड़की ने उसका पाँव उठाकर रकाब में रखा और उसे सहारा देकर घोड़े पर सवार कर दिया। लड़की भी उसी घोड़े पर सवार हो गई तो हदीद ने कहा कि घोड़े को एड़ लगाओ, मुझे उम्मीद है कि हम सूरज गरूब होने के बाद शोबक पहुंच जाएंगे। लड़की ने घोड़े को एड़ लगाई और सहरा तेजी से पीछे हटने लगा। सूरज गरूब हो चुका था। नाजरीन, शोबक के कले के उस कमरे में जहां सलेबी हाकिमों और कमांडरों के इजलास हुआ करते थे, वहां हाकिम और कमांडर बैठे थे। उनमें अलम जसूस भी बैठा था। वो कह रहा था, मैं ये नहीं बता सकता कि दोनों लड़कियों का क्या हशर हुआ है या हो रहा है। मैंने उन्हें बचाने बल्कि उन्हें देखने की भी कोशिश नहीं की, क्योंकि उनसे ज़्यादा कीमती ये राज था जो मुझे आप तक पहुंचाना था। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि डाकू ने हमला किया तो मैं मौका देकर एक तरफ हो गया और घोड़े तक पहुंच गया। कोई भी मेरे पीछे नहीं आया। मेरा ख्याल है कि वो डाकू नहीं थे, सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के भेजे हुए आदमी थे। ये नहीं बता सकता कि उसने हम तीनों को खुद सजाए मौत क्यों ना दी और लड़कियों को ख़राब कराने का यह तरीका क्यों इख्तियार किया। ये एक ढोंग था। लड़कियां अब उन लोगों के कब्जे में होंगी और ज़ालिमाना अज़ियतें बर्दाश्त कर रही होंगी। उन्हें छुड़ाने का हम कोई तरीका नहीं सोच सकते। एक सलीबी हाकिम ने कहा, ये कुर्बानियाँ तो देनी पड़ती हैं, हमारे पास लड़कियों की कमी नहीं, हमारा ये तरीका कामयाब है, इसे जारी रखने के लिए और लड़कियां तैयार करो। सब आ गए हैं, अब वो राज बताओ जो तुम अपने साथ लाए हो। आलम जसूस ने सुना चुका था कि वो कहरा की एक मस्जिद से किस तरह गिरफ्तार हुआ था, कैद खाने में उसके साथ और लड़कियों के साथ क्या सलूक हुआ और सुल्तान अयूबी ने उन्हें किस तरह खिलाफ तवक्को रिहा किया। उसने ये भी सुनाया कि यह राज सुल्तान अयूबी ने उसे किस तरह दिया है। उसने तारीख बताकर कहा,
सलाहुद्दीन अयूबी उस रोज़ अपनी फ़ौज को कूच कराएगा, वो करक पर हमला करेगा। नायब सलार कह रहे थे कि शोबक को पहले लेना चाहिए क्योंकि ये मजबूत कला है, लेकिन सलाहुद्दीन शोबक पर अपनी ताकत नहीं ज़ाय करना चाहता। वो करक को कमज़ोर समझकर पहले उसे लेना चाहता है। वहाँ वो अपनी फ़ौज और रसद वगैरह का अड्डा बनाएगा। रसद जमा करके वो कुमक बुलाएगा और फ़ौज को काफ़ी आराम देकर शोबक पर हमला करेगा। उसने ये ख़ास तौर पर कहा था कि वो हमें बेखबरी में लेना चाहता है। इसकी वजह उसने ये बताई है कि उसकी फ़ौज कम है और हमारी फ़ौज भी ज़्यादा है, और हमारे पास घोड़े भी बेहतर हैं, और हमारे पास खद और ज़रा बख्तर हैं। उसने साफ अल्फाज में कहा है कि अगर सलीबी फ़ौज ने उसे रास्ते में रोक लिया तो उसे शिकस्त के सिवा कुछ हासिल ना होगा। वो खुले मैदान में लड़ने से डरता है। आलम जासूस ने वो तमाम बातें बताईं जो उसने सुल्तान अयूबी की ज़बान से सुनी थीं। इतने कीमती और अहम राज की तफसील सुनकर लड़कियों को सब भूल गए और इस मसले पर तबादला ख्यालात करने लगे। वो इस नतीजे पर पहुँचे कि सलाहुद्दीन अयूबी गैर मामूली तौर पर दानिशमंद जंगजू है। उसने करक पर हमले का जो प्लान बनाया है उसमें उसकी जंगी फ़हम फरासत का पता मिलता है। रास्ते में ना लड़ने का फैसला भी उसकी दनाई की दलील है। वो रास्ते में ताकत ज़ाय नहीं करना चाहता। यह खुदा यसु मसीह का ख़ास करम है कि उसके प्लान का इल्म हो गया है, वरना वो करक को लेकर शोबक जैसे मजबूत दिफा के लिए ख़तरा बन सकता था। उन्होंने उसी वक्त सुल्तान अयूबी के प्लान के मुताबिक अपनी फ़ौजों की नकलो हरकत और दिफा का प्लान बनाना शुरू कर दिया। प्लान में ये इक़दाम तय पाए। सलीबी अफ़वाज की मुतहिदा मरकज़ी कमान शोबक में रहेगी, रसदगाह भी वहीं रखी जाएगी, जंग को शोबक से ही कंट्रोल किया जाएगा, करक की कला बंदी को और ज़्यादा मजबूत किया जाएगा, कुछ और फ़ौज करक मुंतकिल कर दी जाएगी। अयूबी को करक से दूर उसकी अपनी सरहद के अंदर किसी दुश्वार गुजार इलाके में रोका जाएगा। इस मकसद के लिए ज़्यादा से ज़्यादा फ़ौज भेजी जाएगी। उस फ़ौज में घुड़सवार और शुतुर सवार ज़्यादा होंगे। कोशिश की जाएगी कि अयूबी की फ़ौज को घेरे में ले लिया जाए, पानी के चश्मों पर पहले से कब्जा कर लिया जाए। इन इक़दामात पर फौरी तौर पर अमल दरामद के अहकामात नाफिज कर दिए गए। हर कोई खुश था। यह पहला मौका था कि सुल्तान अयूबी का कोई राज काबिल वक्त मालूम हो गया था, वरना उसने सलेबियों को हमेशा आड़े हाथों लिया था। इस पर हैरत का इजहार भी किया गया कि सुल्तान अयूबी जैसे आदमी से यह लफ्ज़ सरजद हुई कि उन जासूसों को दूसरे कमरे में बिठाकर जिन्हें वो रिहा करने का फैसला कर चुका था, ऐसी नाजुक बातें बुलंद आवाज़ से की जो उसे शिकस्त फांस से दो चार कर सकती थीं। उन्होंने एक तमाम यह भी किया कि फ़रांस की फ़ौज जो वहाँ से बहुत दूर थी, ये पैगाम भेज दिया कि फ़िलहाल दिन से पहले पहले ऐसे मकाम पर पहुँच जाए जहाँ नूरुद्दीन जंगी की भेजी हुई कुमक को रोका जा सके। इतने में एक सलीबी अफसर अंदर आया और इंटेलिजेंस के सरबराह के कान में कुछ कहा। उस सरबराह ने सबको बताया कि उन दो में से एक लड़की जो डाकुओं के घेरे में आ गई थी अभी अभी आई है। इतला मिली है कि उसके साथ एक ज़ख्मी मुसलमान मुहाफ़िज है। आलम जासूस सबसे पहले कमरे से निकल गया। उसके पीछे दूसरे लोग भी बाहर चले गए। अल्लाह पाक कमी बेशी माफ़ फरमाए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। आमीन।